हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। कि दोस्तों ये कक्षा 7वीं के एनसीईआरटी साइंस के ये पार्ट 1 हमने हमने इससे पहले पढ़ लिया था दोस्तों। आगे चैप्टर जो टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे, कुछ इसमें कुछ टॉपिक बच गए थे। आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं और उसके बारे में जानते हैं कि पहला 8.4 यह दिखाया गया, 8.1, 8.2, 8.3 तक देख लिया था हमने। अब 8.4 देखते हैं कि पवन धाराएं पृथ्वी के आसमान रूप से असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है। कि क्या होती है दोस्तों, पवन धाराएं होते हैं ना, होते हैं क्या होते हैं कि पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होते हैं। कि आइए जानते हैं कि इसके बारे में क्या होते हैं, क्यों गर्म होते हैं, कि पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप के कारण गर्म होते हैं, क्यों होते हैं। आइए यहाँ हम ऐसी कुछ स्थितियां यहाँ हम कुछ ऐसी स्थितियां का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं जिनके कारण पृथ्वी के वायुमंडल में पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं। कि ये स्थितियां क्या है, कि पहला स्थितियां दिया गया है कि भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। कि क्या होता है कि दोस्तों, भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होता है। क्यों गर्म होता है, आइए जानते हैं इसके बारे में और से। कि आपने संभवतः भूगोल में पढ़ा होगा कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम उष्मा मिलती है। कि क्या होता है दोस्तों, कि ये देखो दोस्तों, कि ये भूमध्य रेखा है। कि होता है क्या, इसको इक्वेटर कहते हैं इंग्लिश में दोस्तों। कि भूमध्य रेखा के होता क्या है कि इसमें कि सूर्य की किरणें कि इस पर डायरेक्ट पड़ती है। भूमध्य रेखा की जो होते हैं, भूमध्य रेखा या इक्वेटर पर डायरेक्ट सूर्य की किरणें पड़ते हैं। कि इसके कारण क्या होता है कि इसमें सबसे ज़्यादा उष्मा उत्पन्न होते हैं, सबसे ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है इक्वेटर पर दोस्तों। कि यहाँ सबसे ज़्यादा, कि यहाँ के जो भी, कि यहाँ के देखना दोस्तों, कि यहाँ जितना भी देश है, वहाँ के देश के लोग सबसे ज़्यादा काले होते हैं। कि जो इक्वेटर के नज़दीक जितना भी केनिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, इक्वेटर के नज़दीक जितने भी देश है, कि वहाँ के लोग काले क्यों होते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ते हैं। और सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ने के कारण होते हैं कि क्या होते हैं कि सीधी सूर्य की किरणें पड़ने के कारण वो उष्मा सबसे ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर होते हैं। कि इसी कारण यहाँ होते हैं। कि उसके बारे में और ज्योग्राफी में दोस्तों और डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में कि क्या होते हैं। कि ये साइंस में दिखाया गया है। कि आइए जानते हैं और कि अधिक गर्म मिलते हैं। इससे होता है कि इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट की वायु गर्म हो जाती है। यहाँ होते हैं कि दोस्तों, कि यहाँ की वायु गर्म हो जाते हैं। कि यहाँ की वायु गर्म हो जाती है। गर्म होने के कारण क्या होता है कि यहाँ की वायु में की मूवमेंट होते हैं। कि इधर वायु इधर जाते हैं और इधर के वायु इधर जाते हैं। कि ये मूवमेंट होते हैं। और उसके बाद ये यहाँ गर्म होते हैं, कि इधर वायु इधर जाते हैं और ठंडी वायु इधर से ये नीचे आते हैं, ऐसे होती है। कि आइए जानते हैं और गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों में भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील करते हैं। कि क्या करते हैं कि दोस्तों, कि जब भी गर्म वायु होते हैं ऊपर उठते हैं। कि यहाँ देखिए दोस्तों, कि ये गर्म वायु के ऊपर उठ रहे हैं, यहाँ की गर्म वायु ऊपर उठ रहे हैं। कि ये गर्म वायु ऊपर उठते हैं और जिसके कारण ये क्या होते हैं कि ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर जो 0 से 30 डिग्री, जहाँ 0 से 30 डिग्री से दोनों ओर क्या होते हैं कि 0 से 30 डिग्री के अक्षांश की पट्टी के क्षेत्र में भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाते हैं। ये दिखाया गया, ये गतिशील हो जाते हैं, ये गतिशील हो जाती है 0 से 30 डिग्री तक। इस प्रकार उत्पन्न पवन धाराएं ऊपर की ओर उत्तर और दक्षिण से भूमध्य की ओर बहती है। उत्तर और दक्षिण से यहाँ देखो दिखाई दे गए दोस्तों, उत्तर और दक्षिण से भूमध्य दिशा की ओर बहती है। यहाँ देखो दोस्तों, ये उत्तर से दिखाई गया बहती है और दक्षिण से ये भूमध्य रेखा की ओर ये बहती हुई। कि ध्रुव पर क्या होता है कि ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है। कि ध्रुवों पर क्या होता है दोस्तों, कि वायु पृथ्वी के लगभग 60 अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है। कि ध्रुवों पर क्या होता है कि यहाँ ध्रुव पर यहाँ देखो कि दोस्तों, यहाँ नीचे ध्रुव है, यहाँ नीचे ध्रुव। कि ध्रुवों में क्या होते हैं कि ये 60 अक्षांश तक की क्षेत्रों से अधिक ठंडी होती है। इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है। इन क्षेत्रों में क्या होता है, गर्म वायु ऊपर उठती है, जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुव से ठंडी वायु और प्रभावित होने लगती है। कि क्या होता है कि दोस्तों, कि वायु पृथ्वी के लगभग 60 अक्षांश तक की क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होता है। इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है। इन क्षेत्रों में क्या होता है, गर्म वायु ऊपर उठती है। और यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ दिखाया गया है कि ये गर्म वायु ऊपर उठती है, ये ऊपर उठती है, यहाँ भी दिखाई ऊपर उठती है। ये क्या होता है, ध्रुव की ये गर्म वायु के स्थान लेने के लिए ध्रुव से ये ठंडी वायु ये आते हैं। ये यहाँ भी ये ठंडी वायु ये गर्म वायु के स्थान लेने के लिए आते हैं। तो उन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है, जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों की ठंडी वायु उस ओर प्रभावित होने लगती है। इस प्रकार वायु का प्रभाव ध्रुवों से अपेक्षा अधिक गर्म क्षेत्रों की ओर होता रहता है। इस प्रकार क्या होता है दोस्तों, ठंडी वायु क्या होते हैं, गर्म वायु की तरफ प्रवाह करती हैं। कि वायु का प्रभाव ध्रुवों से अपेक्षा अधिक गर्म की ओर होती रहता है। कि ध्रुवों पर जितना प्रभाव नहीं होता, जितना गर्म क्षेत्र में प्रभाव होता है। जैसा कि चित्र 8.8 या चित्र 8.8 में दिखाया गया कि दोस्तों, यहाँ चित्र 8 में दिखाया गया कि ध्रुव से ये वायु इधर आते हैं, ये भी वायु इधर दिखाया गया। कि पृथ्वी पर असमान तापमान के कारण वायु प्रवाह के पैटर्न यहाँ दिखाए गए। आइए आगे बात करते हैं। कि इसी प्रकार हम समझते हैं कि 30 तथा 60 अक्षांश के क्षेत्रों में कि असमान रूप से गर्म होने के कारण कि 30 दोस्तों गर्म हवा 30 और 60 के बीच में गर्म क्षेत्र हवा की होती है। और होने के कारण पवन का प्रवाह 30 अक्षांश से 60 अक्षांश की ओर होती है। पवन का प्रवाह क्या होती है, 30 अक्षांश से और 60 अक्षांश की ओर होने लगते हैं। आइए पहले क्या कहते हैं कि मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि चित्र में दिखाई गई पवन की दिशा ठीक उत्तर दक्षिण दिशा क्यों नहीं है। कि आइए जानते हैं इसके क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। कि पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर और दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर और अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। कि यहाँ दिखाई गया दोस्तों कि उत्तर की हवा और दक्षिण की हवा ये दोनों ये दिखाया गया कि पवन की प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर तथा दक्षिण से उत्तर की ओर। कि होता है क्या दोस्तों, कि इसमें पवन की प्रवाह दिखाई गया कि उत्तर से दक्षिण की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर। यहाँ सॉरी
पवन की परिक्रमा की दिशा उत्तर से दक्षिण दिशा में और उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर, उत्तर दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर होने लगते हैं। दिशा में यह परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। यह दिशा में परिवर्तन क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी घूर्णन, जो पृथ्वी घूर्णन करती है दिशा परिवर्तन हो जाती है। आइए खो जानते हैं। खो थल थल और जल जल का असमान रूप से गर्म होना। क्या होता है दोस्तों? थल और जल का असमान रूप से कैसे गर्म होते हैं? कि आइए इसके बारे में जानेंगे। थल कैसे गर्म होता है और जल कैसे गर्म होता है। कि अध्याय 4 में आपने आपने समुद्र समीर और थल समीर के बारे में पढ़ा होगा कि समुद्र समीर और थल समीर के बारे में क्या होता है कि दोस्तों समुद्र समीर वे समीर होते हैं जो क्या होते हैं कि समुद्र की ठंडी हवा क्या होते हैं कि दोस्तों स्थल की गर्म हवा की ओर चलने लगती है और उसे क्या होते हैं? समुद्री समीर कहते हैं। जो समुद्र की ठंडी हवा स्थल की ओर चलने लगती है उसे उसे समुद्री समीर कहते हैं। थल समीर उसे कहते हैं जो थल की ठंडी हवा समुद्र की ओर, समुद्र गर्म हो जाते हैं, समुद्र को चलने लगते हैं, जो थल की समीर उसे थल समीर कहते हैं। ये हमने अध्याय 4 में पढ़ लिया था दोस्तों। ग्रीष्मकाल क्या होता है? गर्मियों में थलीय क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होता है। क्या होता है कि दोस्तों थलीय क्षेत्र क्या होता है? अधिक तेजी से गर्म होता है। कि अधिक तेजी से गर्म होता है। अधिकांश समय थल का ताप समुद्र की अपेक्षा अधिक रहता है। कि दोस्तों क्या होता है कि समुद्र का उतना ताप गर्म नहीं होता है जितना थल इतना अधिक तेजी से गर्म होता है। कि तापमान सबसे ज़्यादा कि थल में तापमान समुद्र की अपेक्षा अधिक रहता है। कि थल में सबसे अधिक रहता है। थल क्या होता है दोस्तों कि बहुत लेट से क्या होता है वो धीरे-धीरे गर्म होता है और धीरे-धीरे ठंडा होता है। ये थल का ये कारण होता है कि थल धीरे-धीरे गर्म होता है और धीरे-धीरे ठंडा होता है। समुद्र क्या होता है दोस्तों? समुद्र उतना थल की अपेक्षा समुद्र ना धीरे-धीरे गर्म होता है ना धीरे-धीरे ठंडा होता है। जितना थल धीरे-धीरे ठंडा होता है वो धीरे-धीरे गर्म होता है। कि थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है कि और इससे पवन समुद्र से थल की ओर बहती है। कि भाई दोस्तों थल जब भी गर्म होगा तो समुद्र की ठंडी हवा क्या होती है? थल की ओर आने लगती है। ये मानसून पवन होती है। ये क्या होते हैं दोस्तों? ये मानसून यही होते हैं मानसून। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों मानसून पवन क्या होते हैं? कि मानसून पवन वे पवन होते हैं कि जैसे थल गर्म होते हैं तो वो समुद्री ठंडी हवा थल की ओर आने लगती है, उसी को मानसून कहते हैं दोस्तों। जैसे चित्र 8.9 में आइए देखते हैं कि चित्र 8.9 में कि दोस्तों देखिए चित्र 8.9 में दिखाया गया है कि यहाँ थल विशेष रूप से राजस्थान के मरुस्थल, ये जुलाई का दिखाया गया, ये जनवरी का दिखाया गया। आइए जानते हैं कि क्या होते हैं थल विशेष रूप से राजस्थान के मरुस्थल के असमान तापमान से ग्रीष्मकाल में दक्षिण पश्चिम दिशा से मानसून निर्मित होता है। ये मानसून पवन अपने साथ हिंद महासागर में काफी जलवाष्प लेकर आती है। कि यहाँ दोस्तों दिखाया गया कि ये हमारे इंडिया है दोस्तों। कि यहाँ हमारे ये जब भी ये हमारे इंडिया की थल भाग है कि ये जब भी गर्म होते थल क्षेत्र तो ये समुद्री हवा यहाँ इधर से आते हैं। ये समुद्री हवा इधर से आते हैं, यही मानसून होता है कि ये जुलाई का टाइम है। जुलाई में ये मानसून यहाँ से ये आते हैं इधर से, ये दक्षिण से आते हैं मानसून। तो ये दिखाई गया ये चित्र ये दिखाया गया कि कैसे मानसून ये दिखाया गया कि और उसके बाद ये जुलाई का टाइम के टाइम को दिखाया गया। जुलाई में हम लोग मानसून आते हैं दोस्तों, ये दिखाया गया ये कि जुलाई मानसून आते हुए दिखाई गया है। और यहाँ जनवरी में देखिए दोस्तों, जनवरी में मानसून को लौटते हुए दिखाया गया है कि यहाँ जनवरी में किस तरह ये क्या होते हैं कि जनवरी क्या होता है कि दोस्तों स्थल भाग ठंडा हो जाते हैं। जनवरी स्थल भाग ठंडा हो जाते हैं तो समुद्र क्या होते हैं? गर्म हो जाते हैं। समुद्र गर्म होते हैं जिसके कारण ये समुद्र क्या है? लौटते हुए मानसून ये दिखाई दे रही है। ये लौटती हुई मानसून जैसे दोस्तों तमिलनाडु सबसे ज़्यादा लौटती हुई मानसून में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ साइक्लोन आते हैं। लौटती हुई मानसून आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों कि लौटती हुई मानसून सबसे ज़्यादा बारिश हमारे देश में किस जगह होती है? तो ये सबसे ज़्यादा दोस्तों लौटती हुई मानसून सबसे ज़्यादा तमिलनाडु और केरला के बीच में ये सबसे ज़्यादा साइक्लोन आते हैं। कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा जो दोस्तों हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि ये लौटती हुई मानसून सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? ये तमिलनाडु चेन्नई एरिया में सबसे ज़्यादा होती है। ये लौटती हुई मानसून दिखाया गया है। ये मानसून आते हुए ये जुलाई के टाइम में दिखाया गया है। ये राजस्थान मरुस्थल भाग है। जो ही ये थल भाग गर्म होते हैं, ये ठंडी हवा यहाँ से ये समुद्र की ठंडी हवा यहाँ से चलती है, इसी को बोलते हैं, इसी को मानसून बोलते हैं। ये दिखाया गया है। यहाँ 8.10 8 में दिखाया गया कि शीतकाल में थल और जल के असमान ताप के कारण कि पवन उत्तर और पश्चिम की अपेक्षा ये ठंडे स्थानों से आती हैं। ये शीत पवन अपने साथ जलवाष्प लाती हैं और इसलिए शीतकाल में वर्षा कम होती है। कि क्या होते हैं कि दोस्तों कि शीतकाल में बोला गया कि शीतकाल में थल और जल क्या होते हैं? थल और जल असमान ताप के कारण, थल और जल असमान के कारण क्या होते हैं? पवन उत्तर पश्चिम की अपेक्षा ठंडे स्थान से आती है। कि क्या होते हैं कि उत्तर पश्चिम की अपेक्षा क्या होते हैं कि ये शीतकाल में कि ठंडे स्थान से आती है। ये शीत पवन अपने साथ जलवाष्प लाती है। ये शीत पवन के अपने साथ इसलिए शीतकाल में वर्षा कम होती है। कि शीतकाल में क्या होते हैं दोस्तों? जलवाष्प लाते हैं, इसी कारण ये शीतकाल में वर्षा। ये क्या होता है कि थल और जल के असमान ताप के कारण पवन उत्तर पश्चिम की अपेक्षा ठंडे स्थान से, जितना उत्तर पश्चिम में दोस्तों जितना उत्तर पश्चिम की अपेक्षा से ठंडे स्थान से आती है। ये बोला गया कि इसी कारण ये शीत पवन अपने साथ ये ठंडे स्थान से जैसे हिमालय से दोस्तों कि होते हैं कि हिमालय से पवन ठंडी हवा आती है, जिसके कारण ये क्या करते हैं कि अपने साथ ये शीतकाल में वर्षा कम होती है, अपने पास ठंड आती है, शीत पवन अपने साथ जलवाष्प लाती है। आगे जानते हैं कि गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती है। कि क्या होते हैं दोस्तों? गर्म मानसून होते हैं अपने साथ जलवाष्प लाती है, जिससे वर्षा होती है। कि मानसून के टाइम में कि जलवाष्प गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प वर्षा होती है। कि बादल वर्षा लाते हैं और हमें आनंद का अनुभव कराते हैं। कि बादल वर्षा लाते हैं, हमें आनंद का हमारे देश में किसान अपनी फसल के लिए प्रमुख रूप से वर्षा पर निर्भर होते हैं। कि हमारे ज़्यादातर देश के जितने किसान हैं दोस्तों हमेशा मानसून और वर्षा पर निर्भर होते हैं। बादल और वर्षा से संबंधित अनेक लोकगीत प्रचलित है। कि दोस्तों कि जब भी होते हैं कि जब मानसून का आगमन होते हैं कि हमारे ऐसे राज्य में जो संस्कृति होते हैं जो होते हैं इसके उसे हमारे जो किसान लोग होते हैं कि बीज बोते हैं, तो बहुत सारे लोक संस्कृत लोकगीत प्रचलित हैं दोस्तों। आप गाँव में देखना कि बहुत से ऐसे प्रचलित होते हैं कि मानसून के आगमन के समय और किस तरह किसान लोग खुश होते हैं, गीत गाते हैं। ये आपने देखना है आप गाँव जाकर। यदि आपको ऐसा कोई गीत या कविता याद हो तो अपने मित्रों के साथ उसे गाकर इसका आनंद उठाइए। कि बोलता है कि यदि इस मानसून के टाइम में या बादल के वर्षा से संबंधित अनेक लोकगीत प्रचलित है, यदि हैं तो आप गुनगुनाइए दोस्तों के साथ और उसका आनंद लीजिए। आपकी सहायता के लिए एक कविता बॉक्स में दी जा रही है कि एक कविता दी गई है कि
कि कविता ये पढ़ते हैं कि उमर उमर धूमर कर आए बादल, आसमान में छाए बादल, मानसून में आते बादल, बूंदों को बरसाते बादल, बिजली को चमकाते बादल, खेतों को लहराते बादल, सागर से है बनते हैं बादल, वो सागर में मिल जाते हैं बादल। हाँ दोस्तों, क्या होते हैं कि जो भी मानसून के टाइम होते हैं कि धरती हमेशा गर्म होते हैं, उसकी उसकी वायु होते हैं कि समुद्र की ठंडी वायु क्या होती है कि अपने साथ क्या होते हैं कि जलवाष्प लाते हैं और बादल बनाते हैं, वर्षा होते हैं। तो इसी को बोला है कि बादल बादल कि सागर से बनते हैं बादल, वो सागर में मिल जाते हैं बादल। कि क्या होते हैं कि दोस्तों लौटती पवन क्या होते हैं कि लौटती मानसून क्या होते हैं कि सागर में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। ये कितनी अच्छी कविता यहाँ बोला गया है कि दोस्तों ये कविता बहुत अच्छी कविता है। इसको दोस्तों याद रखना कि वो आपको कहीं याद, ये ऐसे राइटिंग में आपको याद आएगा कि ये लिखेंगे तो कुछ आपको अच्छे रहेंगे। आइए आगे जानते हैं कि तथापि वर्षा सदैव सुखदायी नहीं होती है कि बोलता है कभी-कभी वर्षा सुखदायी नहीं होती, कभी-कभी वर्षा अनेक समस्याओं का भी जन्म देते हैं। जैसे समस्या जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जैसे उत्तर नॉर्थ ईस्ट, जैसे हमारे अरुणाचल मेघालय में दोस्तों सबसे ज़्यादा बाढ़ आते हैं कि सबसे ज़्यादा वहाँ सबसे ज़्यादा जान-माल की क्षति होती है दोस्तों। कि कभी-कभार ऐसा समस्या हो जाती है कि लोगों को बहुत दिक्कतें आती हैं बाढ़ से। कि आप अपने शिक्षक और शिक्षिका और माता-पिता से वर्षा से संबंध समस्या के कारण अपने निवारण पर चर्चा कर सकते हैं कि कुछ प्राकृतिक घटना ऐसी परिस्थितियों को जन्म देती हैं कि जिसमें कभी-कभी आपदाएँ आती हैं। इनसे मनुष्यों, जंतुओं, पादपों को जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो जाती हैं। कि क्या होते हैं कि दोस्तों कुछ प्राकृतिक घटनाएँ ऐसी होती हैं कि परिस्थितियों को जन्म देती हैं, जिससे कभी-कभी होते हैं कि आपदाएँ आती हैं, तो इससे मनुष्यों, जंतुओं, पादपों को जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो जाते हैं। कि ये बाढ़ के प्रमुख कारण दोस्तों इसी तरह। आइए हम ऐसी दो घटनाएँ जैसे कि तरित झांझा और चक्रवात का अध्ययन करेंगे। तरित झांझा किसको कहते हैं दोस्तों? तरित झांझा वो होते हैं जो साइक्लोन आते हैं दोस्तों। तो देखना आप समुद्री इलाका में आप कभी जाना जहाँ साइक्लोन आते हैं कि वहाँ देखना किस तरह से कि उस बारिश होते हैं कि तो वहाँ चेन्नई में देखना सबसे ज़्यादा साइक्लोन आते हैं दोस्तों। तो बंगाल की खाड़ी में तो किस तरह तरित उसी को बोला गया तरित झांझा। उसका इसके बारे में आइए जानते हैं कि तरित झांझा और चक्रवात क्या होता है। वो ये दो चीज़ है, ये दो चीज़ के बारे में जानेंगे, तरित झांझा और साइक्लोन। तरित झांझा भारत जैसे गर्म आर्द्र या उस कटिबंधीय क्षेत्र में अक्सर विकसित होते हैं। तो तरित झांझा कहाँ उत्पन्न होते हैं दोस्तों? तरित झांझा वहाँ उत्पन्न होते हैं कि जहाँ गर्म हो, जैसे आर्द्र हो, उसमें कटिबंधीय, जैसे इक्वेटर दोस्तों, भूमध्य रेखा के पास सबसे ज़्यादा गर्म होते हैं, भूमध्य रेखा के पास सबसे ज़्यादा आर्द्र आते हैं, सबसे ज़्यादा उसमें कटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते हैं। ये भूमध्य रेखा के पास सबसे ज़्यादा होते हैं। ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर और उठती हुई पवन प्रबल होती है। कि ताप में वृद्धि के कारण उठती हुई पवन क्या होती है? प्रबल होती है, बहुत ताकतवर होती है दोस्तों। जो ही ताप वृद्धि होते हैं कि आप देखना भूमध्य रेखा के पास जितने भी देश है उसमें देखना कि साइक्लोन आते हैं, वहाँ चक्रवात होते हैं। जैसे चेन्नई तमिलनाडु क्या होता है दोस्तों कि वहाँ इक्वेटर या भूमध्य रेखा के नजदीक है, इसलिए लोग वहाँ के लोग सबसे ज़्यादातर लोग वहाँ के काले होते हैं। कि वहाँ थोड़ा बहुत नजदीक इक्वेटर के पास, जैसे केरला हो गया, चेन्नई हो गया, तो यहाँ के लोग ज़्यादातर काले होते हैं। कि पवन वायु में पहले से विद्यमान जल बूंदों को अपने साथ ऊपर ले जाते हैं। क्या होते हैं कि दोस्तों ताप में वृद्धि होने के कारण कि ऊपर उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है। पवन वायु में अपने से विद्यमान जल बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है। क्या होते हैं कि पवने होते हैं, गर्म होते हैं, अपने साथ वो जल की बूंदे क्या होते हैं ऊपर की ओर ले जाते हैं। अपना वो क्या करते हैं उसको, जहाँ ताप कम होने के कारण वो बादल बन जाते हैं और जम जाते हैं। बादल बन जाते हैं, जम जाते हैं और पुनः क्या करते हैं, नीचे की ओर गिरने लगते हैं। वही बादल बनकर नीचे की ओर गिरने, इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? संवहन। आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि आपने चर्चा किया कि वर्षा किस तरह होते हैं, कि किस घटना के कारण होते हैं। कि आपने इस चीज़ को पिछले हमने पढ़ लिया इसके बारे में अच्छी तरह से। कि गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती है। कि क्या होता है कि दोस्तों गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती है और वायु की परस्पर क्रिया से बिजली त्वरित या पहुंचती है। कि क्या होती है कि दोस्तों गिरती हुई जल क्या होती है, बूंदें, गिरती हुई बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती है। गिरती हुई बूंदें क्या होती है दोस्तों? तीव्र वेग से ऊपर उठती है, ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से क्या होती है, बिजली त्वरित होती है। कि कैसे होते हैं कि दोस्तों ये घटना आपको ये देखना कि क्या होती है, जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की क्या होती है कि दोस्तों कि जैसे आप ये चीज़ नज़ारा देखा कि जैसे ये ठंडी होकर जल की बूंदें नीचे गिरती है और तीव्र वेग से, जैसे गर्म हवा तीव्र वेग से ऊपर उठती है। तो वो होता है कि इसी कारण ये परस्पर क्रिया करके क्या होती है, बिजली त्वरित होते हैं और पहुंचती हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इस घटना को हम तरित झांझा आवाज़ कहते हैं। कि दोस्तों यही कारण है कि जब मेघ गर्जन होते हैं कि होते हैं कि दोस्तों कि बादल वही होते हैं कि वायु ऊपर की ओर क्रिया से बिजली त्वरित होते हैं। कि जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हैं, जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हैं और वायु को परस्पर क्रिया से बिजली त्वरित होती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी घटना को क्या बोलते हैं, तरित झांझा आवाज़ कहते हैं। तरित झांझा आवाज़ समझ में आ गया दोस्तों क्या होते हैं? आइए आगे बात करते हैं कि यदि झांझा के साथ तरित बिजली भी गिरे, ये तो बोला गया कि झांझा के साथ तरित बिजली भी गिरे तो उसे तरित झांझा आवाज़ कहते हैं। कि होते हैं कि दोस्तों तरित झांझा के साथ तरित बिजली भी गिरे तो उसे तरित झांझा आवाज़ कहते हैं। तो बिजली गिरते हैं उसी को तरित झांझा आवाज़ कहते हैं। तो इसमें हमने निम्नलिखित सावधानी बरतनी होती है। बोलता है कि जब भी होते हैं झांझा आवाज़ के साथ तरित बिजली भी गिरते हैं तो तरित झांझा आवाज़ के लिए बोला गया कि सावधानी कैसे बरतनी चाहिए। जब भी बिजली चमकती है दोस्तों तरित झांझा आवाज़ होते हैं, तो इसके लिए बोला गया सावधानी बरतना चाहिए हम लोग को। कैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो किसी ऐसे वृक्ष के नीचे आश्रय न ले कि जो ही बोलते दोस्तों, जो ही बिजली गिरे कि तरित झांझा आवाज़ होए बिजली, तो क्या होता है कि वृक्ष के नीचे आश्रय न ले। और जो अलग अलग हो, यदि आप वन में हैं तो किसी छोटे वृक्ष के नीचे आश्रय ले। कि बोलते हैं कि बड़े वृक्ष के नीचे आश्रय न ले, क्योंकि बड़े वृक्ष से आश्रय लेने से क्या होता है कि दोस्तों तो तरित बिजली होते हैं, वो उस पर गिरने के ज़्यादा चांस होते हैं। कि तरित बिजली क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा लंबे वृक्ष पर ही गिरते हैं। लंबे जहाँ टावर होते हैं, देखते हैं दोस्तों, जो टावर क्या होते हैं, बिजली रोधी बनाए जाते हैं। जो बिजली चमकते हैं, बिजली गिरते हैं तो उसको बिजली रोधी बनाए जाते हैं बड़े बिल्डिंग को, ताकि कोई तरह से नुकसान न हो, तो कोई तरह से क्षति न हो। इसलिए बोला गया कि यहाँ की लंबे वृक्ष के नीचे के आश्रय न ले, जहाँ तक संभव हो कि छोटे वृक्ष के नीचे आश्रय ले। खुली जमीन पर न लेटे। कि बोला गया कि खुली जमीन पर न लेटे, उससे भी सबसे ज़्यादा कि हाँ, उससे ज़्यादा दिक्कतें आ सकती, बिजली गिर सकती है। कि खुली जमीन पर न लेटे। धातु की झंडी वाली छाते
छाते का उपयोग ना करें। वो बोला गया कि धातु की झंडी वाले छाते का उपयोग नहीं करने के लिए, कि जिस छाते में लोहे की डंडी लगा हो उसका उपयोग नहीं करने के लिए, क्योंकि दोस्तों बिजली गिरेगा तो उससे ज़्यादातर की क्षति होती है, आदमी ज़्यादातर उसमें जान जा सकती है, उसमें वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। खिड़की के निकट ना बैठें, तो बोला गया खिड़की के निकट ना बैठें। जब भी बिजली चमके दोस्तों तो खिड़की के निकट, बोला कि जैसे आप कितना लोग होते हैं कि घर की खिड़की खोल देते हैं, बिजली चमकते वक्त वहाँ बैठ जाते हैं, कि नहीं बैठना चाहिए। जब भी बिजली चमके या बिजली गरजे तो वहाँ खिड़की खोलकर नहीं बैठें। भंडारण शेड या धातु चादरों की छत वाले शेड आदि आश्रय लेने के उपयुक्त स्थान नहीं होते। कि क्या होते हैं कि दोस्तों, जैसे भंडारण शेड की धातु की चादर, जैसे धातु के चादर होते हैं कि दोस्तों, वहाँ छत वाले शेड आदि आश्रय लेने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं होते। कि बोलते हैं वहाँ उपयुक्त स्थान नहीं होते, जहाँ होते हैं कि धातु की चादरें होते हैं कि वहाँ उपयुक्त स्थान नहीं होते। कि कार अथवा बस आश्रय लेने के लिए सुरक्षित स्थान है। कि दोस्तों कार और बस क्या होते हैं, बहुत ही सुरक्षित स्थान है आश्रय लेने। जो भी बिजली की होते हैं क्या दोस्तों, कार और बस में आश्रय लेने सुरक्षित क्यों बचते हैं? आइए इसके साइंस के बारे में जानेंगे कि आखिर कार और बस में क्यों आदमी सुरक्षित है। ये क्या होता है कि दोस्तों, आपको देखना कि एरोप्लेन का दुनिया दोस्तों, वो बहुत ऊपर की ओर उड़ते हैं, कि वहाँ बिजली चमकते हैं, कुछ भी होते हैं। कि एरोप्लेन क्यों नहीं वहाँ या दुर्घटना होती है? कि वहाँ होते हैं कि देखो दोस्तों, एरोप्लेन की होते हैं क्या कि वो उस तरह से उसका जो है ना, जो एक राउंड शेप में बनाया जाता है। कि उसका एरोप्लेन का देखना दोस्तों, कि एरोप्लेन के जो बाहरी हिस्से होते हैं वो राउंड शेप में बनाए जाते हैं, जिसके कारण होता है कि जो भी उसमें बिजली गिरते हैं, जो बिजली गिरते हैं, तो वो होता है कि उसके बिजली की चमक, उसके कारण होते हैं, इसके जो बिजली वो राउंड शेप के कारण वो चारों तरफ वो परिपथ बन जाते हैं, वो करंट फ्लो होते हैं, चारों परिपथ बन जाते हैं। इसी कारण कार में भी होते हैं, जब कार के अंदर बैठते हैं तो बिजली गिरते हैं, वो चारों साइड से राउंड शेप हो जाते हैं और परिपथ बन जाते हैं चारों साइड से, चल इसलिए अंदर में सुरक्षित रह जाते हैं। एरोप्लेन में भी बिजली चमकते उसमें गिरते हैं तो वो क्या करते हैं, चारों साइड से राउंड बन जाते हैं और परिपथ बन जाते हैं, और जिस कारण अंदर आदमी सुरक्षित रह जाते हैं। इस कारण बस की खिड़की बंद रखें दोस्तों, बसें और ये कार की भी खिड़की बंद, जिस कारण वो राउंड शेप हो जाते हैं, उस कारण क्या होता है, बिजली और परिपथ बन जाते हैं और राउंड शेप, इसलिए आदमी सुरक्षित रह जाते हैं एरोप्लेन में, कार में और बसें में। ये साइंस है, इसके बारे में याद रखना। यदि आप जल में हैं तो बाहर निकलकर किसी इमारत से में चले जाइए। बोलता है कि यदि बिजली चमके, बिजली गरजे, तो आप जल में हैं तो जल से बाहर निकल जाएं। जल में भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ बिजली गिर जाएगी, वहाँ भी गरजेगी, वहाँ आदमी की क्षति हो सकती है दोस्तों। कि आप इमारतें में चले जाइए या घर की चले जाइए, उसमें सुरक्षित नहीं होते। कि आप घर की खिड़की के पास ना बैठे, बिजली चमके, तो ये देखा गया कि कितने सावधानी बोला गया दोस्तों। कि ये 6 सावधानी आपको बोला गया, कि 5 सावधानी बोला गया। कि सबसे पहले क्या सावधानी की कि बड़े वृक्ष के नीचे आश्रय न ले। अलग थलग हो तो यदि आप वन में है तो किसी छोटे वृक्ष के नीचे आश्रय ले। खुली जमीन में ना लेटे। धातु की छड़ी वाले छाते का उपयोग ना करें। खिड़की के निकट ना बैठे जब बिजली त्वरित हो, बिजली गरजे या त्वरित झंझावात हो। तो बोला गया है कि धातु की झंडी वाले छाते का उपयोग ना करें। खिड़की के निकट ना बैठे। खुले गैरेज या भंडारण शेड या धातु की चादरों की छत वाले शेड आदि आश्रय लेने के ये उपयुक्त स्थान होते हैं। कार अथवा बस आश्रय लेने के लिए उपयुक्त सुरक्षित स्थान होते हैं। यदि आप जल में है तो जल से बाहर निकलकर इमारतें में चले जाएं। तो त्वरित झंझावात कहते हैं, इसको समझ लिया। त्वरित झंझावात के बारे में उच्च कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे। कि दोस्तों आगे पढ़ेंगे त्वरित झंझावात और विस्तार से पढ़ेंगे त्वरित झंझावात के बारे में, इसमें क्या होते हैं। तो त्वरित झंझावात कैसे चक्रवात बन जाते हैं, कि आइए जानते हैं कि त्वरित ये झंझावात ये कैसे चक्रवात बन जाते हैं। इसके पीछे साइंस क्या है, क्या इसके पीछे क्या कारण है, क्या है चक्रवात, साइक्लोन क्यों बनते हैं। कि आप आइए जानते हैं इसके बारे में। आप जानते हैं कि जल को द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है। कि क्या होती है दोस्तों, कि आपने ऐसे पहले कक्षा में आपने पढ़ चुका है दोस्तों कि द्रव से वाष्प की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ चुका है दोस्तों। क्या वाष्प के द्रव में संघनित होने पर उष्मा वापस मिल जाते हैं। क्या बोला गया कि दोस्तों, जैसे वाष्प है ना दोस्तों, वाष्प के द्रव में कि संघनित होने पर उष्मा क्या होते हैं, वापस मिल जाते हैं। कि इसके समर्थन में क्या आप कोई अनुभव बता सकते हैं। कि बोला कि इसके समर्थन में क्या अनुभव क्या बता सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में और से। कि बादल के बनने से पहले जल वायु से क्या होते हैं कि उष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तन हो जाते हैं। क्या दोस्तों कि देखना दोस्तों कि क्या होता है कि बादल के बनने से पहले क्या होते हैं कि जलवायु से उष्मा लेकर क्या होते हैं, वाष्प में परिवर्तन होते हैं। कि जलवायु से कि जैसे हमने दोस्तों, जैसे जल को गर्म करते क्या होता है, वाष्प में परिवर्तन हो जाते हैं, जो ऊपर की ओर और बर्तन के ऊपर के पेंदी को लग जाते हैं, वो धीरे धीरे वाष्प बनकर फिर क्या होते हैं, नीचे की ओर गिरने लगते हैं। इसी तरह यही बोला गया कि बादल के बनने से पहले वायुमंडल से उष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तन हो जाते हैं। जब जलवाष्प वर्षा की बूंदे के रूप में पुनः द्रव में परिवर्तित होती है। कि क्या होते हैं कि दोस्तों, जब जलवाष्प क्या होते हैं कि वर्षा की बूंदों के रूप में कि पुनः द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यही जलवाष्प क्या होते हैं दोस्तों, पहले सबसे पहले क्या होता है कि वायुमंडल में उष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तन हो जाते हैं कि बादल बनने से पहले। और जब जलवाष्प वर्षा की बूंदे के रूप में पुनः द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। पुनः द्रव के रूप में वही जलवाष्प क्या होता है, ठंडा होकर ऊपर एक ऐसा टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर, वही उष्मा जलवाष्प लेकर बहुत कम टेम्परेचर ठंडा हो जाते हैं, वही पुनः बारिश के रूप ले लेते हैं। तो यह उष्मा वायुमंडल में निमुक्त हो जाती है। क्या होते हैं कि दोस्तों, यह उष्मा क्या होता है, वायुमंडल में निमुक्त हो जाती है। निमुक्त होने वाली उष्मा से आसपास की वायु गर्म हो जाती है। कि क्या होते हैं, निमुक्त होने वाली उष्मा से क्या होते हैं, निमुक्त होने वाली उष्मा से क्या होते हैं कि आसपास की वायु गर्म हो जाते हैं। कि इसी प्रकार गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है। कि निमुक्त होने वाली उष्मा आसपास की वायु गर्म होती है, इस प्रकार गर्म ऊपर की ओर उठते हैं, जिससे वायु दाब कम हो जाते हैं। कि होते हैं दोस्तों, जिससे वायु दाब क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। जिससे वायु ऊपर उठेगी तो वायु दाब कम हो जाते हैं। फलस्वरूप त्वरित झांझा के केंद्र की ओर और उच्च वेग की ओर अधिक वायु गति करने लगती है। कि क्या होती है, फलस्वरूप त्वरित झांझा के केंद्र की ओर क्या होते हैं। यही दोस्तों यहाँ साइक्लोन का कॉन्सेप्ट ये दर्शाया गया कि यहाँ साइक्लोन देखिए क्या होता है। कि आइए जानते हैं, इस कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से जानते हैं कि बारिश की बूंदे के रूप में पुनः द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। ये उसमें वायुमंडल में निमुक्त होते हैं। कि ये उसमें वायुमंडल निमुक्त होते हैं, और निमुक्त होने वाली उष्मा से आसपास क्या होता है, आसपास वायु भी गर्म हो जाते हैं। निमुक्त होते जो उष्मा होते हैं दोस्तों, वातावरण जो गर्म होते हैं, वही वायु ऊपर उठते हैं। तो ये वायु ऊपर से क्या करते हैं, अपने आसपास की वायु गर्म कर देते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं कि जिसके कारण क्या होता है, वायु का दाब कम हो जाता है। वायु का दाब कम होने के कारण क्या होते हैं, फलस्वरूप क्या होते हैं, त्वरित झांझा के केंद्र की ओर और उच्च वेग की अधिक वायु
वही गति करने लगती हैं। कि क्या क्या होता है कि दोस्तों यही होते हैं कि क्या होते हैं कि यही गर्म गर्म हवा क्या होती है ऊपर की ओर उठते हैं, वायु दाब कम होने के कारण क्या होते हैं कि तड़ित झंझावात क्या होते हैं केंद्र की ओर क्या होते हैं कि उच्च वेग से केंद्र की ओर ये वायु की गति करने लगती हैं। कि दोस्तों आपने ये नज़ारा देखा होगा इससे पहले मैं फिगर में देख चुका था दोस्तों कि सॉरी दोस्तों बहुत आगे निकल चुका है कि जैसे केंद्र की ओर जैसे किस तरह वायु यहाँ आगे दिखाया गया दोस्तों, ये दिखाया गया, आगे आगे बात करेंगे कि तड़ित झंझा केंद्र की ओर उच्च वेग से अधिक वायु गति करने लगते हैं। इस चक्र की पुनरावृत्ति अनेक बार होती रहती है। इस चक्र की क्या होती है पुनरावृत्ति अनेक अनेक बार होती रहती है। इस घटना को इसी श्रृंखला में का अंत बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र के निर्माण के साथ होता है जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें या कुंडली के रूप में घूमती रहती है। जैसे मौसम की स्थिति को वहीं हम चक्रवात कहते हैं दोस्तों। यहाँ चक्रवात की संरचना दिखाई गई कि यहाँ दिखाया गया कि दोस्तों यहाँ आ जाते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में आई जानती है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कि देखिए कि चक्रवात क्यों होते हैं। कि दोस्तों यहाँ दिखाया गया है कि जैसे चक्रवात की गति करने का दिशा यह दिखाया गया है कि यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ क्या होते हैं नीचे जाती हुई वायु कि यहाँ होती है कि दोस्तों वायु गर्म को ऊपर उठती है, कि गर्म को ऊपर उठते अपने आसपास की वायु को भी गर्म करते हैं। गर्म होकर के होते हैं कि ये सबसे ज़्यादा ऊपर प्रवाह करते हैं। फिर ये होते हैं कि ये कुछ ऊपर करते हैं, कुछ नीचे करते हैं, प्रवाह करते हैं। नीचे वायु जाते हुए जो होते हैं ये नीचे जाते हुए ये नीचे के क्षेत्र प्रवाह वायु जो करते हैं, कुछ ये ऊपर की प्रवाह करते हैं। कि ये दर्शाया गया। इसके बारे में और आगे पढ़ते हैं इसके बारे में कि वायु वेग और वायु की दिशा चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कुछ कारक होते हैं। आइए सबसे पहले चक्रवात की संरचना के बारे में पढ़ते हैं कि इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जानते हैं कि किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है। कि बोला है किसी चक्रवात का क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, यहाँ बोला है किसी चक्रवात का क्षेत्र ये शांत क्षेत्र होता है। कि इसे झांझा का नेत्र कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं झांझा का, इसी को झांझा का नेत्र कहते हैं। कोई विशाल चक्रवात वायु का तेजी से घूर्णन करता पिंड कहलाता है। कि क्या कहता है कि दोस्तों कि कोई विशाल चक्रवात क्या होता है कि वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन पिंड होता है। वायु का तेजी से घूर्णन पिंड यहाँ दिखाए गए हैं दोस्तों कि ये वायु का घूर्णन पिंड ये दिखाए गए हैं कि जो पृथ्वी के तल से 10 से 15 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित होता है। कि दोस्तों जब साइक्लोन आता है तो आपने देखना गर्म हवा क्या होते हैं कि ऊपर की ओर उठते हैं, वही केंद्र बनाते हैं ऊपर और घूम के। ये होता है कि 10 से और 15 किलोमीटर ऊंचाई तक होते हैं दोस्तों। कि धाराएं प्रवाह होते हैं कि जब गर्म हवा ऊपर की ओर उठते हैं अपने आसपास की गर्म हवा को भी ऊपर और ये केंद्र बनाते हैं और केंद्र को घूमते और ऊपर की ओर जाते हैं, घूम कर फिर नीचे की ओर ये चलने लगती है। इसी तरह ये नीचे की ओर आते हैं और ऊपर की ओर। ये वही बोला गया है कि चक्रवात के नेत्र का व्यास 10 से 30 किलोमीटर तक होता है। कि इसके नेत्र का व्यास कितने होते हैं यहाँ दर्शाए गए हैं कि दोस्तों इसके ये 10 से 30 किलोमीटर तक होते हैं, तक ये दर्शाए गए हैं। कि जैसे चित्र 8.11 में दिखाया गया है कि चित्र 8.11 में दिखाया गया है कि ये कि चक्रवात का निर्माण आभार या भारतीय मौसम विज्ञान नई दिल्ली के दिखाया गया है कि ये झंझार के क्रमिक ये दिखाया गया है कि झंझार के क्रमिक रूप से बहते हुए दिखाया गया और झंझार क्रमिक रूप से घटते हुए यहाँ दिखाया गया कि यह झंझार के क्रमिक रूप से यहाँ बढ़ते हुए दिखाया गया या यहाँ घटते हुए झंझार के क्रमिक रूप से दिखाया गया है। आइए बात करते हैं कि इस क्षेत्र में उच्च वेग की पवन होते हैं। इस क्षेत्र में क्या होता है उच्च वेग की पवन होते हैं। इसमें दोस्तों इसमें जो ही कोई भी जितना उच्च वेग के पवन होते हैं जो भी जीव जंतु जो भी जानवर जाएंगे सब मर जाएंगे दोस्तों। 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा के पवन की वेग होती है इसमें दोस्तों। इसमें बोला गया कि दोस्तों इसमें पवन की वेग कितनी होती है 150 से 250 किलोमीटर की यहाँ पवन की वेग होते हैं। इसमें दिखाया गया कितनी तेज वेग होती है दोस्तों। इसमें कोई भी आदमी बचना मुश्किल हो जाता है, कोई भी जीव जंतु इसमें बचना में मुश्किल हो जाती है, इसमें खतरनाक होते हैं दोस्तों। सघन वर्षा वाले घने बादल होते हैं। ये होते हैं सघन वर्षा वाले घने बादल होते हैं। इस क्षेत्र से पवन वेग क्रमशः कम होता है। इस क्षेत्र से क्या बोला गया कि पवन वेग क्रमशः कम होता है। चक्रवातों की उत्पत्ति का प्रक्रम अत्यधिक जटिल होता है। कि क्या होता है कि चक्रवातों की उत्पत्ति का प्रक्रम अत्यधिक जटिल होता है। चित्र 8.11 में इसे एक प्रतिरूप द्वारा दर्शाने का प्रयास किया गया है। कि जैसे चित्र 8.11 में चक्रवात का ये प्रतिरूप द्वारा दर्शाने का प्रयास किया गया है। जैसे यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ ये चक्रवात का ये केंद्र दिखाया गया यही दोस्तों कि 10 से क्या होते हैं 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। 10 से 15 मीटर की ऊंचाई होते हैं। इसके व्यास 10 से 15 किलोमीटर। इसके व्यास कितने दिखाई इसकी ऊंचाई क्या होती है दोस्तों कि इसकी ऊंचाई 10 से 15 किलोमीटर होते हैं और 10 से इसकी ऊंचाई 10 से 15 किलोमीटर होते हैं। इसके व्यास 10 से 30 किलोमीटर होते हैं। कि इसकी बोला गया कि यही दोस्तों ये चक्रवात के यूपी इसकी होता है। इसकी व्यास 10 से 30 किलोमीटर होते हैं। कितनी लंबी है दोस्तों। ये चारों साइड घूमते रहते हैं एयर, ये चारों साइड इस तरह मूवमेंट करते रहते हैं। इसको आप नहीं होता कभी साइक्लोन आते हैं चेन्नई में या बंगाल खाड़ी में देखना कि ये 10 से 30 किलोमीटर इसकी व्यास होते हैं और इसकी ऊंचाई कितनी होती है 10 से 15 किलोमीटर तक ये ऊंचाई होती है। कि दोस्तों चक्रवात के नेत्र का प्रतिबिंब ये दिखाया गया है कि आभार या भारत मौसम विज्ञान द्वारा ये दिखाया गया है कि ये चक्रवात का ये नेत्र दिखाया, ये नेत्र दोस्तों ये चक्रवात का केंद्र है, ये दिखाया गया नेत्र दिखाया गया। ये ऊपरी हिस्सा दिखाया गया दोस्तों। ये चक्रवात का यही ऊपरी हिस्सा है दोस्तों, यही दिखाएगा ऊपरी हिस्सा। ये इसकी व्यास कितनी है 10 से 30 किलोमीटर इसके व्यास होते हैं। उसकी ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों इसकी ऊंचाई 10 से 15 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होते हैं। इसके पवन की वेग कितना होते हैं 100 से लेकर यहाँ दिखाई देगा, इसकी वेग दिखाई देगा दोस्तों। ये पवन की वेग दिखाई देगी 10 से 15 150 से 250 किलोमीटर। आइए बात करते हैं 8.6 से कि चक्रवातों द्वारा होने वाले विनाश। इसके बारे में आगे कि
चक्रवातों द्वारा होने वाले विनाश के बारे में देखते हैं कि 8.6 में कि क्या होते हैं चक्रवात द्वारा कितने विनाश होते हैं दोस्तों। जो भी साइक्लोन आते हैं ना, तो इतने विनाश होते हैं दोस्तों कि जैसे आप देखना कि जैसे चेन्नई में और तमिलनाडु में दोस्तों यहाँ चक्रवात आते हैं कि दोस्तों की मेरा कॉलेज चेन्नई में था, तो वहाँ दोस्तों साइक्लोन आया था, तो दोस्तों पूरा कॉलेज डूब गया था कि पूरा एकदम जलमग्न हो गया था, पूरा 2 या 3 फ्लोर तक ऐसे चक्रवात इतने खतरनाक दोस्तों आते हैं वहाँ चेन्नई में। वो दिखाए गए हैं कि आज जानते हैं चक्रवात काफी विनाशकारी हो सकते हैं। तेज हवा समुद्र के जल को तटों की ओर धकेलती है। कि क्या क्या कहते हैं कि तेज हवा क्या कहते हैं कि समुद्र के जल को तटों की ओर धकेलती है। भले ही चक्रवात तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो, ये चक्रवात के आगमन के पूर्व संकेत होते हैं कि पवन द्वारा उत्पन्न होने वाली जल की लहरें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि उनके आघात से कई व्यक्ति बच नहीं सकता। कि दोस्तों जब भी होते हैं क्या होते हैं कि जब भी चक्रवात आते हैं कि जब भी होते हैं कि तेज पवन की समुद्र जल को क्या कहते हैं दोस्तों धकेलती है, होती है तेज पवन समुद्र के जल को की तटों की ओर धकेलती है। भले ही चक्रवात तट से कितनों दूर बोला क्यों न दूर हो, ये चक्रवात के आगमन के पूर्व संकेत देते हैं कि पवन द्वारा उत्पन्न होने वाले जल की लहरें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि पवन द्वारा उत्पन्न होने वाली जल की लहरें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि उनके आघात से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकती। कि बोला गया उसके आघात से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। चक्रवात के नेत्र में निम्न दाब के कारण उसके जल में उसके केंद्र में जल सतह स्तर तक उठ जाता है। कि क्या होता है कि दोस्तों तो चक्रवात के नेत्र में क्या होता है कि निम्न दाब के कारण उसके केंद्र में जल सतह की उच्च स्तर की उठ जाता है। कि उसके नेत्र में निम्न दाब होते हैं। दोस्तों निम्न दाब होने के कारण क्या होते हैं कि चक्रवात के नेत्र में निम्न दाब होने के कारण क्या होते हैं कि उसके केंद्र में जल सतह उच्च स्तर तक उठ जाते हैं, बहुत उठ जाते हैं, जैसे 10 से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक उठ जाते हैं। ये उठता जल 3 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक उठ सकता है। बोला कि ये 3 से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक उठ सकता है। जैसे चित्र 8.13 में दिखाया गया है दोस्तों, जैसे यहाँ दिखाया गया दोस्तों चित्र 1.3 में ये दिखाया गया है कि ये चक्रवात को दिखाया गया है कि कितने कि चक्रवात के कारण समुद्र में जल के ऊपर उठती विशाल लहरें ये दिखाया गया है। ये विशाल लहरें ये दिखाएंगे जल में उठती हुई, ये दिखाया गया किस तरह लहरें उठती। आइए आगे बात करते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो जल की दीवार तट की ओर बढ़ती आ रही है। कि ऐसा लगता है कि जैसे जल की दीवार क्या होते हैं कि जल की दीवार तट की ओर बहती हुई आ रही है। इस चित्र में दिखाया गया दोस्तों कि ऐसा लगता है कि जल की दीवार ये दिखाया गया दोस्तों, ये जल की दीवार लगता है कि तट की ओर बहती हुई आ रही है। तो इस तरह ऐसा मनो दृश्य आप जहाँ साइक्लोन आते हैं जैसे चेन्नई या तमिलनाडु या आप ऐसे दृश्य को जाकर आप देख सकते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप समुद्र का पानी कम ऊंचाई पर स्थित तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है। कि इसके क्या होता है कि समुद्र के पानी कम ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं, क्या ये प्रवेश कर जाते हैं, जिससे जीवन और संपत्ति की गंभीर हानि होती है। जैसे जानमाल की बहुत क्षति होती है दोस्तों। समुद्र की ये पानी क्या होते हैं, कम ऊंचाई वाले क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे जानमाल की बहुत क्षति होती है। यदि पानी मृदा की उर्वरता को भी कम कर देता है। ये पानी क्या करते हैं दोस्तों, ये कहते हैं नमक युक्त पानी होते हैं कि साल्टी पानी होते हैं। ये कहते हैं मृदा की उर्वरता को भी क्या करते हैं, कम कर देते हैं, साल्टी पानी होते हैं समुद्र के पानी। चक्रवात के तट को पार करते समय होने वाली लगातार वर्षा बाढ़ की स्थिति की और भयावह बना देते हैं। कि क्या होते हैं कि दोस्तों जब भी चक्रवात साइक्लोन आता है तो उसमें क्या होता है दोस्तों, लगातार बारिश होते हैं। लगातार बारिश के कारण क्या होते हैं, बाढ़ की स्थिति की और भयावह बना देते हैं, बाढ़ की स्थिति और भयावह बना देते हैं। साइक्लोन जो भी होता है, जो भी चक्रवात आते हैं उसमें क्या होती है, लगातार बारिश होती है, एकदम लगातार रुक के बारिश होती है, जिससे कारण कि चेन्नई में दोस्तों आप देखना कि वहाँ एकदम साइक्लोन चक्रवात वहाँ लगातार भयानक बाढ़ आते थे कि वहाँ के रोड सड़कें के किनारे बहुत खराब होते हैं। हमेशा सरकार के लाखों करोड़ रुपया हर साल रोड बनाने में, वहाँ सबकी मरम्मत करने में खर्च होते हैं हर साल दोस्तों। वहाँ चक्रवात साइक्लोन से नुकसान होते हैं। जिस चित्र 8 में दिखाया गया जल की ऊपर उठती हुई विशाल लहरें दिखाई गई, या इस चक्रवात में जल की उठती हुई विशाल लहरें इसमें दिखाई गई दोस्तों। ये जल की ऊपर उठती हुई विशाल लहरें ये उठती दिखाई दे रहे हैं। कि आज जानते हैं कि चक्रवात के विश्व में विभिन्न भागों में विभिन्न नाम से जाना जाता है। कि चक्रवात को कहाँ किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में ये नाम याद रखना दोस्तों। एग्जाम में आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चक्रवात को किन नाम से जाना जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अमेरिका महाद्वीप में इसे हरिकेन के नाम कहते हैं। अमेरिका महाद्वीप में इसे क्या कहते हैं, हरिकेन। आइए देखते हैं हरिकेन कहाँ है। अमेरिका महाद्वीप यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ हरिकेन दिखाया गया। ये अमेरिका महाद्वीप में ये अमेरिका महाद्वीप में क्या बोलते हैं इसको, हरिकेन दिखाया गया। उत्तरी अटलांटिक है इसको, इसे हरिकेन दर्शाया गया। इसे इंडिया क्षेत्र में यह चक्रवात बोला गया है। ये हिंद महासागर है, इसे चक्रवात बोलते हैं। ये साइक्लोन यहाँ भी दोस्तों चक्रवात बोलते हैं। या उत्तरी प्रशांत महासागर में इसको टाइफून बोलते हैं। उत्तरी सागर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टाइफून बोलते हैं उत्तरी प्रशांत महासागर में। तथा बोलते हैं कि उत्तरी अमेरिका द्वारा इसे हरिकेन बोलते हैं। फिलीपींस जापान में यह टाइफून बोला जाता है। फिलीपींस और जापान में क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ जैसे दिखाया गया है यहाँ पे, या फिलीपीन और जापान, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया आपको दोस्तों। ये ऑस्ट्रेलिया में यहाँ चक्रवात इसको बोला गया है। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात इसको टाइफून यहाँ बोला जाता है। फिलीपींस और जापान के एरिया लगा में, यहाँ ये जापान, यहाँ जापान हो गया, यहाँ चीन हो गया, चाइना हो गया, या ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ टाइफून बोला जाता है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात बोला जाता है। कि या हरिकेन कहाँ बोला जाता है, हरिकेन यहाँ आपको अमेरिका में, या हरिकेन अमेरिकी महाद्वीप में हरिकेन बोला जाता है। या चक्रवात या इंडिया के साइड और ऑस्ट्रेलिया यहाँ बोला यहाँ दर्शाया गया। उत्तरी अटलांटिक महासागर, यहाँ उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी प्रशांत महासागर, या उत्तरी प्रशांत महासागर यहाँ दिखाया गया, या हिंद महासागर यहाँ दिखाई दिया। ये भूमध्य रेखा के आसपास के वे क्षेत्र जहाँ चक्रवात निर्मित होते हैं,
चक्रवात सर्वव्यापी परिघटना होते हैं कि दोस्तों चक्रवात की घटना हमेशा क्या होते हैं, इक्वेटर भूमध्य रेखा के पास होते हैं। कि वहाँ आखिर क्यों होती है इक्वेटर भूमध्य रेखा के पास क्यों होती है? क्योंकि इक्वेटर भूमध्य रेखा के पास क्या होते हैं, सूर्य की डायरेक्ट किरणें वहाँ पड़ती है, सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, वहाँ की जलवायु ज़्यादा गर्म होती है, वो ज़्यादा गर्म होकर क्या होते हैं, ऊपर उठते हैं। जैसे चेन्नई तमिलनाडु क्या है, इक्वेटर के थोड़ा बहुत नजदीक है, जिसके कारण वहाँ होते हैं ज़्यादा गर्म होते हैं, वहाँ की वायु ज़्यादा गर्म होकर ऊपर उठते हैं, जिसके कारण सबसे ज़्यादा चक्रवात साइक्लोन आते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ, भूमध्य रेखा के पास सबसे ज़्यादा चक्रवात की घटना घटित होते हैं। इसको याद रखना दोस्तों कि चक्रवात की घटना सबसे ज़्यादा कहाँ घटित होती है, जहाँ भूमध्य रेखा इक्वेटर के पास, जहाँ इक्वेटर के पास गर्म हवा होते हैं, गर्म सीधे उष्मा सबसे ज़्यादा होते हैं, सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा सीधी पड़ती है, चक्रवात सर्वव्यापी परिघटना होती है। आइए देखते हैं कि किसी टोर्नेडो का व्यास 1 मीटर जितना कम अथवा 1 किलोमीटर अथवा उससे भी अधिक हो सकता है। टोर्नेडो की जैसी संरचना उनके आधार के आसपास की धूल, पत्थर और कंकड़ कचरे अन्य छोटी बड़ी वस्तुओं को अपने अंदर खींच लेती है, कि जिसे निम्न दाब के कारण होते हैं, निम्न दाब के कारण और फिर उन्हें अपने शीर्ष के निकट बाहर की ओर धकेल फेंक देती है। कि दोस्तों देखना दोस्तों, आपको जब भी कि होता है कि जैसे आप टोर्नेडो देखना, टोर्नेडो इसको बोलते हैं टोर्नेडो, जैसे जैसे बहुत आंधी आती है, जैसे हम लोग गाँव में आंधी आती है, जैसे आंधी तूफान आते हैं, तो होता है देखना कि निम्न दाब के कारण वो क्या करते हैं, घूमने लगते हैं। वो टोर्नेडो उसी को बोलते हैं कि दोस्तों कि निम्न दाब टोर्नेडो का व्यास 1 मीटर जितना 1 मीटर से भी कम होते हैं, कि 1 किलोमीटर तक उससे भी अधिक हो सकता है। टोर्नेडो की कीप जैसी देखना दोस्तों, कीप जैसी संरचना होती है कि क्या होते हैं, कीप जैसी संरचना होती है कि उसके आसपास के धूल, पत्थर, कंकड़, कचरे, अन्य छोटी वस्तुओं को भी अपने अंदर खींच लेती है, तो अपने अंदर सब चीज़ खींच लेते हैं दोस्तों निम्न दाब के कारण, और फिर उन्हें क्या कहते हैं, अपने शीर्ष के निकट बाहर की ओर धकेल देती है, फेंक देती है, शीर्ष के निकट बाहर को यहाँ टोर्नेडो झेल देती है। कि यहाँ बोला गया है दोस्तों कि यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ आदमी को बोला गया कि यहाँ जब भी टोर्नेडो आए तो अपना सुरक्षा के उपाय ये दिखाया गया कि कैसे आपको टोर्नेडो आए तो आपको किस तरह अपना सुरक्षा ये कर लेना चाहिए। अपने अपने क्या कहते हैं, मूरी नीचे करके और गर्दन को नीचे करके हाथ ऊपर रखने की, ऐसे लेट जाना है दोस्तों, कि जब भी टोर्नेडो आए तो इस तरह की लेट जाना, कि ये बोला कि सुरक्षा के उपाय बताए गए हैं कि जब ये होता है। कि आइए जानते हैं कि और बारे में, ये टोर्नेडो भी बहुत खतरनाक होते हैं दोस्तों, इससे भी आपकी जान मान के चलते हुए आदमी इससे भी आदमी जान जा सकते हैं। इसमें ये भी टोर्नेडो के प्रहार से जीवित रह गए कुछ व्यक्तियों द्वारा किए वितरण आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है। डिस्कवरी चैनल की यंग डिस्कवरी सीरीज में दिखाए गए हैं दोस्तों, उस पर डिस्कवरी चैनल पर देखना कि यंग डिस्कवरी सीरीज में आप देखना वहाँ टोर्नेडो के बारे में ये चीज़ आपको कुछ व्यक्तियों द्वारा विवरण उसकी जानकारी के बारे में दी गई है। अब इस चैनल पर टोर्नेडो के घातक प्रहार से जीवित रह रहे कुछ व्यक्तियों, उस टोर्नेडो के घातक प्रहार जो कुछ आदमी को जो आदमी जीवित हैं उसका विवरण, उसका जानकारी प्रस्तुत की गई है, जो डिस्कवरी चैनल को उसको आप जाकर देखना। कि मैंने बादल को अपनी ओर आते हुए देखा है, घर के भीतर आश्रय लेने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा तो घर क्या हुआ, हवा में उड़ गया। कि क्या हुआ दोस्तों, कि मैंने बोला गया कि मैंने बादल को अपनी ओर आते देखा, कि बादल को अपनी ओर आते देखा, घर के भीतर आश्रय लेने का प्रयास किया, घर भीतर आश्रय लेने, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजा तक पहुंचा कि बोला कि घर हवा में उड़ गया। तो क्या बोलते हैं, घर हवा में उड़ गया, मुझे कतई चोट नहीं लगी। बोला गया कि जब भी कि बादल देखा कि उसको चोट नहीं लगा। तूफान के बाद हमें गेहूं के खेतों से कचरे का साफ करना था। कि बोला गया कि तूफान के बाद गेहूं के खेतों के क्या बोलते कचरे को साफ करना था। वहाँ टूटे हुए बोर्ड और वृक्षों की शाखाओं के साथ साथ मुर्गियों के चूजे, मुर्गियों और खरगोशों और मृत शरीर देखने को मिले, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि था कि जैसे किसी ने उनके शरीर से उनकी खाल उतार दिया। दोस्तों, जो भी ये टोर्नेडो आते हैं तो ऐसा दृश्य बना, जैसे ऐसी चीज़ें अपनी ओर ले आती है कि उसके बहुत प्रॉब्लम कर देते, बहुत जान मान के इससे भी उसके बहुत क्षति होती है। चूजे या खरगोश या शरीर उनके देखने के, जैसे कि शरीर के उनके खाल इस तरह आपने देखना कि उसके शरीर इस तरह कर देते हैं कि जैसे उनके शरीर की बोला गया कि खाल खींच ली गई। टोर्नेडो से बचाव के कुछ आश्रय भूमि में गहराई पर अथवा किसी भवन के अंदरूनी भाग में स्थित ऐसे छत होते हैं जिनमें खिड़कियां नहीं होती है, जैसे खिड़कियां नहीं होती, ऐसे में आश्रय उपलब्ध नहीं हो उपलब्ध ना हो तो टोर्नेडो से बचाव के लिए खिड़कियों को बंद करके किसी मेज या बेंच आदि के नीचे आश्रय लेना बेहतर होता है। कि यदि खिड़की ना हो तो किसी मेज या तो बोला खिड़की या मेज या बेंच के नीचे आश्रय लेना बेहतर होता है। इन स्थानों में कचरा आसानी से नहीं पहुंचता, तो बचाव के लिए आपको घुटनों के बल नीचे झुककर अपनी बाहों को अपने सिर और गर्दन के चारों ओर लपेट लेना है। यहाँ दिखाया गया है दोस्तों चित्र 8.3, किस तरह जब टोर्नेडो आए तो किस तरह अपने गर्दन को नीचे की ओर और अपनी बाहों को ऊपर की ओर रख के इस तरह झुक जाना है, नीचे को जमीन पर लेट जाना है। इसको दिखाया गया है कि घुटनों के बल नीचे झुककर अपनी बाहों को ऊपर सिर गर्दन करके चारों ओर लपेट लेना है, ताकि चित्र इतना में दिखाया गया है। चक्रवात अपने साथ अति उच्च वेग की पवन लाते हैं। कि चक्रवात साइक्लोन क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ दिखाए दोस्तों, यहाँ किस तरह ये दिखाया गया कि उच्च पवनें लाते हैं और जो घरों, दूरभाषा, संचार प्रणाली और वृक्षों आदि को क्षति पहुंचा सकती हैं। कि बोला कि ये जो घरों, दूरभाषा, संचार प्रणाली को वृक्षों आदि को क्षति पहुंचा सकती है, जिससे जीवन और संपत्ति की अत्यधिक हानि होती है। जिससे क्या होते हैं, जीवन और संपत्ति की अत्यधिक हानि होती है दोस्तों। कि जो घरों, दूरभाषा, संचार प्रणाली, वृक्षों आदि को क्षति पहुंचाती है, जिससे जीवन और संपत्ति की अत्यधिक हानि होती है। टोर्नेडो हमारे देश में टोर्नेडो अधिक नहीं आते हैं। कि बोलते हैं टोर्नेडो गहरे रंग के कीपाकार बादल होते हैं। इनकी कीप जैसी संरचना आकाश से पृथ्वी की तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है। कि क्या होते हैं कि दोस्तों टोर्नेडो जब भी होते हैं तो ऐसा क्या होता है कि आकाश से पृथ्वी की तल की ओर आती हुई प्रतीत होते हैं। यहाँ दिखाया गया दोस्तों, ये आकाश से पृथ्वी की ओर आती हुई प्रतीत दिखाई गई, ये आकाश से पृथ्वी की ओर आती हुई दिखाई गई टोर्नेडो तो दोस्तों। कि टोर्नेडो हमारे देश में अधिक नहीं आती, और टोर्नेडो की प्रकार इसकी जैसे संरचना पृथ्वी की ओर आती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है, पृथ्वी की ओर आती हुई होती है। जैसे चित्र 8.12 में दिखाया गया है दोस्तों, जैसे चित्र 8.2 में देखो दोस्तों, हमने देख लिया था कि ये आकाश से पृथ्वी की ओर आती हुई ये दिखाई दे रहा है किस तरह।
अधिकांश टोर्नेडो कमजोर या निर्बल होते हैं कि बोला गया अधिकांश टोर्नेडो क्या है निर्बल होते हैं कमजोर होते हैं परंतु कोई विनाशकारी टोर्नेडो लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गति कर सकता है तो टोर्नेडो चक्रवात के भीतर भी बन सकता है बोला कि टोर्नेडो ऐसा है तो दोस्तों चक्रवात के भीतर भी बनते हैं टोर्नेडो आपको एग्जाम पूछा जा सकता है कि टोर्नेडो क्या चक्रवात के भीतर या साइक्लोन के भीतर बनते हैं हाँ बन सकते हैं चक्रवात भारत की संपूर्ण तट रेखा बोला कि भारत की संपूर्ण तट रेखा विशेष रूप से पूर्वी तट चक्रवातों के लिए संवेदनशील है कि बोला गया पूर्वी तट क्या होते हैं दोस्तों चक्रवात के साइक्लोन के बहुत संवेदनशील है जैसे बंगाल की खाड़ी में दोस्तों हमेशा चक्रवात साइक्लोन आते हैं जबकि भारत का पश्चिमी कहें दोस्तों तमिलनाडु पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही अपेक्षा बहुत कम संवेदनशील होते हैं कि बोला कि पश्चिमी घाट होते पूर्वी घाट में जितना संवेदनशील चक्रवात होते हैं उतनी पश्चिमी घाट में उतनी संवेदनशील प्रबलता नहीं होते उससे कमजोर होते हैं कि वो अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं पूर्वी घाट में चक्रवातों के लिए बहुत संवेदनशील एरिया होते हैं बंगाल की खाड़ी में दोस्तों कि किसी टोर्नेडो को प्रति नेशन सर्विस या स्टॉर्म लेबोरेटरी द्वारा दिखाया गया है आइए जानते हैं और पढ़ते हैं कि हमने पढ़ा कि सभी झंझा या तूफान निम्न दाब के तंत्र होते हैं झंझा के निर्माण में पवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि दोस्तों झंझा के निर्माण पवन क्या होते हैं महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए पवन के वेग की माप करना महत्वपूर्ण होता है कि पवन की वेग का माप करना महत्वपूर्ण वेग की माप करने वाले उपकरण को वायु माप कहते हैं कि वेग की माप करने वाले वायु उपकरण क्या कहते हैं वायु माप कहते हैं दोस्तों कि क्या होते हैं कि जब कि तूफान निम्न झंझा के निर्माण में पवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है पवन के वेग की माप करना महत्वपूर्ण होता है वेग की माप करने के लिए उपकरण की क्या होती है वायु माप द्वारा की जाती है यहाँ चित्र 8.17 में दिखाया गया है दोस्तों पवन के वेग को मापने यहाँ दिखाया गया है कि पवन के वेग को मापने के लिए एक वायु मापी आधार या भारत मौसम विज्ञान द्वारा यह दिखाया गया है इस तरह पवन के वेग मापे जा सकते हैं इसको दिखाया गया है आइए आगे बात करते हैं कि 8.7 में बात करते हैं कि प्रभावी सुरक्षा उपाय कि बोलता है कि जब भी चक्रवात आए तो जब भी साइक्लोन आए चक्रवात आए उसका प्रभावी सुरक्षा उपाय क्या करना चाहिए चक्रवात के दुष्प्रभाव को कम करने में निम्नलिखित व्यवस्था सहायक हो सकता है जैसे सरकारी या सामाजिक स्तर पर व्यवस्था क्या हो सकता है चक्रवात आने के क्या हो सकता है पढ़ते हैं कि चक्रवात पूर्वानुमान या चेतावनी होना चाहिए चक्रवात आने से पहले सरकारी व्यवस्था को पूर्वानुमान और चेतावनी होना चाहिए सरकारी संस्थानों या समुद्री तटों या मछुआरों या जलपोत और आम जनता को शीघ्र चेतावनी देना चाहिए कि जब भी होता है कि सरकारी संस्थानों समुद्री तटों दोस्तों जब भी होता है चक्रवात जिस एरिया में होता है तो वहाँ सूचना दी जाती है चक्रवात की पूर्वानुमान चेतावनी सेवाएं कि यहाँ तटों समुद्री तटों मछुआरों जलपोतों आम जनता को शीघ्र चेतावनी देने के लिए तीव्रगामी या तुरंत बोलते हैं कि यहाँ से निकलने के लिए यहाँ का स्थान खाली करने के लिए संचार व्यवस्था को या तीव्रगामी संचार व्यवस्था द्वारा कि चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रय का निर्माण लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जाते हैं प्रशासनिक ओर से आदेश दिया जाता है अपना सुरक्षित स्थान में जितना जल्दी से जल्दी हो चले जाए चक्रवात आने से पूर्व ये सूचना दी जाती है जनता द्वारा किए जाने वाले कार्य होते हैं कि हमें मौसम विज्ञान द्वारा दूरदर्शन या रेडियो अथवा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जाने वाले चेतावनियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए बोला कि जो भी रेडियो दूरदर्शन के माध्यम से जो भी चेतावनी उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि हमें अनिवार्य घरेलू साज समाज पालतू पशुओं और वाहनों आदि को सुरक्षित स्थान को पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रबंधन कर लेने चाहिए कि बोला गया कि हमें अनिवार्य घरेलू साज समाज पालतू पशुओं आदि वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के प्रबंध कर लेना चाहिए जब भी जिस एरिया में साइक्लोन आए चक्रवात आए तो हम लोग सुरक्षित स्थान पर उसका प्रबंध कर लेना चाहिए जलमग्न सड़कों पर वाहन चलाने से बचना चाहिए जहाँ जलमग्न सड़क चक्रवात बचना चाहिए क्योंकि बाढ़ से सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और सभी आपातकालीन सेवाओं जैसे पुलिस अग्निशमन दल चिकित्सा केंद्र पर टेलीफोन नंबर की सूची अपने साथ रखनी चाहिए बोला जब भी चक्रवात आए अपने आपातकालीन सेवाएं पुलिस अग्नि दल चिकित्सा सेवाओं और टेलीफोन नंबर की अपनी सूची साथ रखनी चाहिए यदि आपको चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं तो कुछ अन्य सावधानी बरतना चाहिए ऐसे जल का पीने के लिए उपलब्ध न करें जो संदूषित हो सकता हो आपात स्थिति के लिए पेयजल का संग्रह करें पेयजल का संग्रह करके रखें और गीले स्विच खंभों से टूटकर गिरे के बिजली के तारों को न छुएं बोला कि जो गीले स्विच या खंभों जैसे गीले स्विच कहीं भी हो या खंभों टूट गिरे हुए बिजली के तार न छुए उससे जानमाल की क्षति हो सकती है आदमी की जान जा सकती है बोला कि जो गीले स्विच हो महज मनोरंजन के लिए बाढ़ अथवा चक्रवात प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण करने बाहर न निकले जो दोस्तों बोला कि जो ही जो चक्रवात को मनोरंजन जो समझते हैं चक्रवात को बाढ़ जो स्थल एरिया के लोग दोस्तों जाना चाहते हैं मनोरंजन चक्रवात को प्रभावित एरिया को बोला कि भ्रमण नहीं करने के लिए उसे पता चला कि गए चक्रवात देखने या बाढ़ देखने उसकी जान चली गई ये दोस्तों ये कहीं उचित नहीं मनोरंजन के लिए ये चक्रवात देखने ये जहाँ भी चक्रवात है वहाँ मनोरंजन के लिए इस नज़ारे को देखने नहीं जाए क्योंकि इसे पता चला चक्रवात देखने के लिए वहाँ मर गए आदमी यहाँ जान चले गए ये बहुत जानमाल की क्षति होती है दोस्तों बचाव दल पर आवश्यक मांगे की आपूर्ति के लिए दबाव डालें कि बचाव दल पर मांगे आवश्यक अपने पड़ोसियों मित्रों को यथासंभव सहयोग और सहायता प्रदान करें बोला कि अपने पड़ोसियों मित्रों की सहायता प्रदान करें और 8.8 में बोला गया उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता सिद्ध हुए तो बोला उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता सिद्ध हुई आजकल हमें आपदाओं और अधिक सुरक्षा उपलब्ध है तो बोला गया कि उन्नत प्रौद्योगिकी बोला कि आजकल का टेक्नोलॉजी है ना किस तरह हमारा सहायता करते हैं किस तरह एकदम सहायक सिद्ध होता है इसी को बारे में बोला गया कि हमारे उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता सिद्ध हुई है आजकल इतनी बोला गया कि आजकल हमें आपदाओं से अधिक सुरक्षा उपलब्ध है पिछली शताब्दी के आरंभ में पहले जो पिछली शताब्दी है दोस्तों पिछली शताब्दी में बहुत भयावह होती थी दोस्तों कि आज की हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई कि आज तक नहीं पता चल जाते हैं कि पहले बहुत जानमाल की पिछले शताब्दी में दोस्तों बहुत कितने लोग की जानमाली क्षति होती है कि इस चक्रवात आने से पहले आज तक तो टेक्नोलॉजी हमारी बहुत डेवलप हो गई है जैसे जानमाल की क्षति बच जाते हैं हम सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं किसे कि पिछली शताब्दी आरंभ तक के क्षेत्रों के निवासियों के पास किसी चक्रवात आने से पूर्व सुरक्षा की तैयारी करने अपने घर खाली करने के लिए एक दिन से भी कम समय मिलता था और आज परिस्थितियां बहुत बदल गई कि दोस्तों बोला कि पहले पिछली शताब्दी में जब भी टाइम मिलता था एक दिन का समय मिलता था उस टाइम में आदमी नहीं टाइम मिल पाता बहुत कम समय मिलता जिसके कारण जानमाल की अधिक क्षति थी बहुत आदमी मर जाते थे दोस्तों आज टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई कि हम लोग अपने सुरक्षित स्थान पहुंच जाते समय से पहले और जानमाल की क्षति नहीं होती है जिस कारण हम लोग सुरक्षित रह जाते हैं आज परिस्थितियां बदल गई हैं उपग्रहों और रडार की उपलब्धता से अब यह संभव हो गया है कि किसी भी संभावित झांझा के 48 घंटे पहले भी ये सूचना मिल जाती है कि चक्रवात सक्रियता अथवा चक्रवात सूचना जारी कर देती है और चक्रवात चेतावनी भी
भी कम से कम 24 घंटे से पहले कर दी जाती है। जब जब चक्रवात तट के निकट होता है तो हर घंटे अथवा आधे घंटे उसकी प्रगति दिशा के बारे में संदेश प्रसारित किए जाते हैं। अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों चक्रवात से संबंधित आपदाओं को मॉनिटरिंग करने में सहयोग प्रदान करते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपने इस वर्ड को पढ़ लिया दोस्तों। पवन वेगी, माफी, चक्रवात, इसे हरिकेन, झंझावात, तूफान, मानसूनी वेग, पवन दाब, झंझा, टॉर्नेडो, टाइफून। तो इसने पढ़ लिया तो बोला कि आपने क्या सीखा? अपने आसपास के वायु का दाब डालती हैं तो वायु गर्म गर्म करने पर प्रसारित होते हैं, ठंडा करने पर संकुचित होते हैं। गर्म वायु ऊपर उठती हैं जबकि अपेक्षाकृत ठंडी वायु की अपेक्षा पृथ्वी की सतह की आने की ओर होती है। जब गर्म वायु ऊपर उठती है तो उस स्थान पर वायु दाब कम हो जाती है और आसपास के क्षेत्र की उच्च दाब ठंडी वायु उस स्थान की ओर प्रवाहित होने लगती है। कि बोला कि जब गर्म वायु ऊपर उठती है तो उस स्थान वायु दाब कम होते हैं। कि बोलते हैं जब वायु गर्म होती है उस स्थान पर वायु दाब कम हो जाते हैं और आसपास के क्षेत्रों की उच्च दाब की ठंडी वायु बोलते हैं उच्च दाब की ठंडी वायु क्या होती है उस स्थान को प्रभावित होने लगती है। कि गर्म होते हैं उस स्थान की ठंडी वायु प्रभावित होने लगती है और गतिशील वायु पवन कहलाती है। गतिशील वायु पवन कहलाती है। पृथ्वी पर असमान ताप पवनों के बने पर पवन कारण जल वाष्प पवन वर्षा लाती है। जल वाष्प क्या है? पवन वर्षा लाती है। उच्च वेग पवन और वायु के अंतर से चक्रवात बन सकते हैं। उपग्रहों और रडार और जैसी उन्नत तकनीकों की सहायता से चक्रवात मॉनिटरिंग करते हैं। कि उन्नत उपग्रहों और रडार की स्वयं सहायता सबसे अच्छी सहायता होती है। कि स्वयं सहायता सबसे अच्छी सहायता। अतः किसी भी चक्रवात के आने से पहले ये अपनी सुरक्षा योजना बना लेना और सुरक्षा के उपायों तैयार रखना रहता है। एक निम्नलिखित प्रवाह या आपको उस परिघटना को समझाने में सहायता होगा जिसके कारण बादलों निर्माण और वर्षा होती है, तूफानी चक्रवात होते हैं। कि दो क्षेत्रों के बीच ताप में अंतर क्या होते हैं? कि दोस्तों जहाँ भी कि होते हैं कि निम्नलिखित बोला कि प्रवाह क्षेत्र आपको परिघटनाएं समझाने में सहायक होगा जिसके कारण बादल का निर्माण होता है, वर्षा होते हैं, तूफान या चक्रवात बनते हैं। कि दो क्षेत्रों के बीच ताप में अंतर बोला कि दो क्षेत्रों के ताप में अंतर वायु में संबंध धाराएं होती हैं और गर्म वायु ऊपर उठती है जिसे निम्न दाब क्षेत्र बनता है और ठंडी वायु निम्न दाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित हो जाती है और गर्म वायु ऊपर उठती है, ठंडी होती है और उसमें उपस्थित जलवाष्प से संघित होकर बादल बनती है और बादल में बड़ी जल बूंदें भूमि पर वर्षा और ओले हिमपात के रूप में गिरते हैं और वायुमंडल में ऊंचे स्तरों पर पानी नीचे गिरती है और बूंदें और ऊपर उठती है वायु परस्पर उच्च वेग से गति करती है जिसके कारण झंझावात होते हैं और मौसम की कुछ परिस्थितियों में झंझावात चक्रवात के रूप धारण कर लेते हैं। इसमें बोला गया कि दोस्तों कि जब भी ये परिघटना समझाने के सहायक होता है कि आप इस घटना को कैसे समझा सकते हैं, कैसे बादल का निर्माण होता है, कैसे वर्षा होते हैं, कैसे तूफान चक्रवात बनते हैं। इसमें बोला गया कि पहला दो क्षेत्र के बीच ताप में अंतर होता है। कि दो क्षेत्र होते हैं कि ताप में अंतर होते हैं, ठंडी या गर्मी, दो क्षेत्र के बीच ताप में अंतर होते हैं। जैसे समुद्री समीर आपने पढ़ा होगा, जैसे थल समीर आपने पढ़ा होगा कि क्या होते हैं कि समुद्री समीर क्या होते हैं कि थल जब गर्म होते हैं तो समुद्री ठंडी हवा थल की ओर आती है तो समुद्री समीर कहते हैं। जब भी समुद्र गर्म होते हैं तो या क्या होते हैं कि ये थल की ठंडी हवा समुद्र को आती है उसे थल समीर कहते हैं। कि दो क्षेत्रों के बीच ताप में अंतर होते हैं, वायु में संबंध धाराएं उत्पन्न होते हैं। कि वायु क्या है? संबंध धाराएं उत्पन्न होते हैं। गर्म वायु ऊपर उठती है जिसे निम्न दाब क्षेत्र बनता है। जहां गर्म वायु ऊपर उठती है निम्न दाब क्षेत्र बनते हैं और ठंडी वायु निम्न दाब की ओर क्या होते हैं? ठंडी वायु जहां निम्न दाब बनते हैं वो ठंडी वायु क्या कहते हैं? निम्न दाब की ओर आ जाते हैं कि और प्रभावित होते हैं। गर्म वायु ऊपर उठकर ठंडी होती है। यही गर्म वायु क्या होते हैं? ऊपर उठकर ठंडी होते हैं और उसमें उपस्थित जलवाष्प संघित होते हैं। यही गर्म वायु ऊपर उठकर क्या होते हैं दोस्तों? ये गर्म वायु क्या करते हैं? अपने साथ अपने जलवाष्प लेकर ऊपर उठती है। ये ठंडी होकर बादल बनाती है, संघित होकर बादल बनाती है और बादल में बड़ी जल बूंदें भूमि पर वर्षा ओले और हिमपात के रूप में गिरती है। कि आज जो बोलते हैं झंझावात या झंझावात बिजली कैसे चमकती है, कैसे गरजते हैं उसे बल्कि वायुमंडल के ऊंचे स्तरों पर पानी नीचे गिरती है। कि बोलता है कि वायुमंडल के ऊंचे स्तरों पर पानी नीचे गिरती है, नीचे गिरती हुई बूंदे बोलता है कि ऊपर बोलते हैं वायुमंडल के ऊंचे स्तरों पर पानी नीचे गिरती बूंदे और ऊपर उठती हुई वायु परस्पर और ऊपर उठती हुई गर्म वायु क्या करते हैं? परस्पर वेग से गति करती है जिससे त्वरित बिजली चमकती है दोस्तों। कि देखना दोस्तों ऊपर से जो भी पानी की बूंदे जैसे ठंडी होकर वर्षा के पानी गिरते हैं तो वहाँ नेगेटिव चार्ज होते हैं या नीचे से जो भी गर्म वायु होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं जिसके कारण ये दोनों परस्पर क्रिया करते हैं। ये कारण ये क्या होते हैं? बिजली उत्पन्न करते हैं। इसी को बोलते हैं बिजली चमकना बोलते हैं। इसी को बोलते हैं इसी को त्वरित झंझावात का निर्माण होते हैं। कि वही बोला गया कि वायुमंडल ऊंचे स्तरों पर पानी की बूंदे नीचे गिरती बूंदे और ऊपर उठती हुई वायु परस्पर उच्च वेग से गति करती है जिससे कारण झंझावात होते हैं। मौसम की कुछ परिस्थितियों में झंझावात चक्रवात के रूप में भी धारण करते हैं। बोलता है कि मौसम के कुछ चक्रवात के रूप में भी धारण कर लेते हैं। कि कुछ परिस्थितियों में झंझावात चक्रवात का रूप भी धारण कर सकती है। कि आइए अभ्यास के रूप में देखते हैं कि आप देखिए दोस्तों कि आपने इसको अभ्यास करना दोस्तों। आप इसको एक बार पूरा वीडियो देखना, इसको अभ्यास करना दोस्तों। इसको अभ्यास न करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। इसको एक बार अच्छे से वीडियो देखना और क्रियाकलाप दिया गया है दोस्तों और ये दिखाया गया कि ये चित्र में दिखाया गया कि ये इसको पढ़ लेना दोस्तों, इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। क्या आप जानते हैं कि त्वरित गर्जन या कौंध कि बोला गया कि 4 लाख किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक वेग से चलती है। कि बोलते त्वरित गर्जन दोस्तों गर्जन 4 लाख दोस्तों, इसको याद रखना। तो त्वरित गर्जन होते हैं ना जो 4 लाख किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक वेग से चलती है। यह अपने आसपास के वायु को सूर्य की सतह के ताप से 4 गुना से भी अधिक ताप तक गर्म कर सकती है। कि दोस्तों बोला कि इसलिए यह इतनी खतरनाक होती है कि दोस्तों त्वरित गर्जन होते हैं दोस्तों। ये त्वरित गर्जन इतनी खतरनाक होती है। त्वरित गर्जन की कौन ये बोला गया कि 4 लाख किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक वेग से चलती है दोस्तों। ये कितनी तेज गति से ये अपने आसपास की वायु को सूर्य की सतह के ताप से बोलता है कि दोस्तों सूर्य की सतह की ताप जितनी होती है उसके 4 गुना से भी अधिक ताप गर्म कर सकती है दोस्तों। इसलिए ये इतनी खतरनाक होती है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, इस चैप्टर में रहता है। थैंक यू दोस्तों।